डंडा, सीबीआई का डंडा। बाकायदा अमित शाह जी का बयान था, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी फाइलें बंद नहीं हुई हैं, होल्ड पे डाल दी गई। लगातार दिल्ली में 15 साल सत्ता दी थी, यही आज दिल्ली के लोग हैं, पिछले 10 साल से केजरीवाल को बिठाए बैठे हैं। तो लोगों का तो मन बदलता है। मोदी मेरा पिताजी है, तब पता चलेगा कांग्रेस। आज का विपक्ष का सोच अगर सकारात्मक होती तो ये कांग्रेस के लिए दुर्दशा। आज की बात करो ना, 2024 की बात करो कि मैंने ये कर दिया। आपने कोई नया पीएसयू खोला, पब्लिक सेक्टर यूनिट खोला, कोई नई फैक्ट्रियां लगाई, कोई नए कल कारखाने लगाए, आपने कोई नया उत्पादन रक्षा क्षेत्र में बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत का नाम आप जरूर देते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के नाम पे आपने करा क्या? जो पहले से पहले फैक्ट्रियां चल रही थी वो फैक्ट्रियां बंद कर दी। आपने रेलवे में वैकेंसी खत्म करनी शुरू कर दी, आपने केंद्र सरकार में वैकेंसी खत्म करनी शुरू कर दी। आप लगातार लोगों को बेरोजगार बनाए जा रहे हो। तो बेरोजगारी से क्या विकसित भारत बनेगा? कि रोजगार देके विकसित भारत बनेगा? रोजगार के लिए आपके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है कि मैं भारत के बेरोजगारों को रोजगार किस तरह से दूंगा। उनके नज़र में क्या है? पकौड़ा बेचो, ये तुम्हारे लिए रोजगार है। पकौड़ा बेच बेच के क्या भारत विकसित हो जाएगा? क्या बोलेंगे चाचा बेरोजगारी पर? मोदी जी अगर बेरोजगारी कर दिए, देश में कोई रोजगार नहीं दिए, महंगाई कर दिए, सब कुछ कर दिए मोदी जी, तो फिर देश की जनता उन्हें अपना परिवार कैसे मान रहा है? कैसे मान रहा है अपना परिवार? सारा देश कह रहा है मोदी मेरा परिवार। क्यों कर रहा है? जब देश खुश है तभी तो उसे अपना बाप बनाने को तैयार है, कोई बेटा बनाने को कोई तैयार है, कोई दादा बनाने को तैयार है। क्यों तैयार है? क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, ये देश की बात करते हैं। उस देश में शामिल कितने हैं? ट्विटर बायो में कितने लोग सक्रिय हैं? कुछ हजार लोग, जिन्होंने ट्विटर बायो में अपना लिख दिया मैं भी मोदी का परिवार। या जो बीजेपी के सांसद हैं या जो विधायक हैं, 303 अगर उनके सांसद गिन लिए जाए, करीब 2500-2000 के आसपास उनके विधायक हैं। 5-7-10 हज़ार लोगों को या उनके थोड़े से कार्यकर्ताओं को जोड़ के अगर 10-20 हज़ार लोगों ने लिख दिया कि मैं भी मोदी का परिवार, तो क्या पूरा देश उसमें शामिल हो गया? नहीं हुआ। अगर वही वाली बात है कि मैं एक बार इस बारे में कहता हूँ कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है अमेरिकन, वो हर बार सर्वे करती है जी। वो मात्र 5000 लोगों पे सर्वे करती है, उसमें से 2500-3000 हज़ार लोगों का उसमें वोट दिखा दिया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु। 78% जनता का दिखा दिया जाता है कि सर्वे कितने लोगों में करा? 5000। आज की डेट में भी आप हालात उठा के देखो, 5000-7000 से ऊपर लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा होगा कि मैं भी मोदी का परिवार। ज्यादा बढ़ रही है ना मोदी जी के, कई जगह दिखाया भी जा रहा है, लोकप्रियता ज्यादा बढ़ रही है। दिखा कौन रहा है? पेड मीडिया दिखा रहा है, फालतू मीडिया दिखा रहा है। मीडिया के बनाए हुए हीरो हैं। आज मीडिया न्यूट्रल हो जाए, मोदी जी जमीन पे आ जाएंगे। आज मीडिया न्यूट्रल ऐसी बात नहीं है। एक बार 2014 में देखा था मैंने कि एक महिला कर रही है, हट क्यों दे वोट, हम मोदी को देंगे, क्यों देंगे? तो गैस दिया मुझे, आवास दी मुझे, उज्ज्वला योजना दी मुझे, मोदी को दूंगा, तुम्हें दूंगा, बस यहाँ से। तो अब जो अभी जो परेशानी है ना, ये परेशानी नहीं, बहुत परेशानी विपक्ष को दिखेगा कब? जब मोदी जी जाएंगे ना गाँव में, तो वहाँ की महिला कहेगी मोदी मेरा बेटा है, मोदी मेरा नाती है, मोदी मेरा पिताजी है। तब पता चलेगा कांग्रेस को जो हमने मोदी जी के साथ जो व्यवहार करे उसका फल क्या मुझे है। 14 में भी भुगत लिए, 19 में भी भुगत लिए, अब 24 में भी भुगत। 24 में भी इन्होंने उसका महिला का जिक्र कर दिया, ये दूसरी महिला का जिक्र क्यों नहीं करते? जब 2019 में इसके 22 में पश्चिम बंगाल के चुनाव आ रहे थे और एक महिला का जो लक्ष्मी देवी नाम था उसका फोटो अखबारों में बड़ा छपा, आधे पेज के ऐड दिए गए कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है। जब पत्रकार न्यूज़ चलाई, पूरे टीवी चैनल में हर जगह न्यूज़ वो चली कि महिला को आवास में लाभार्थी है। जब पत्रकार उसके बाद खोजी पत्रकारिता करने पहुंचे, उन्होंने उससे पूछा, लक्ष्मी देवी जी आपको आवास मिला? कि मुझे आवास? मुझे कौन सा आवास, कैसा आवास? कि आपकी तो फोटो छपी है। मेरी फोटो कहाँ छपी है? जब उन्होंने दिखाया कि ये देखो आपकी अखबार में फोटो छपी है कि आपको आवास मिला, उन्होंने कहा भाई मैं तो अभी भी 500 रुपये महीने के किराए के मकान में रहती हूँ, मुझे कौन सा आवास मिल गया? लेकिन उस महिला की ये बात नहीं करेंगे क्योंकि एजेंडे में फिट नहीं होता। आवास योजना की भाई साहब बात कर रहे हैं, तो आवास योजना का भी पीछे लोकसभा के उसमें 17 में पोल खुली है। निर्मला सीतारमण जी कह रही थी हमने 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त आवास दिए। एक दिन बाद ही मोदी जी का बयान आता है हमने 4 करोड़ लोगों को आवास दिए। क्यों? एक ही दिन में 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि झूठ बोलते हैं। झूठ किसी को याद नहीं रहता, सच हमेशा चमकता है। सच हमेशा याद रहेगा। झूठ आज आप बोल के निकल जाओगे, आपको अगले दिन याद नहीं रहेगा कि मैं जनता से क्या झूठ बोल के निकला था। सीधी सी बात है। तो पंडित जी एक बात को तो आपने फट लपक लिए कि वो महिला ने कही जो मुझे ये नहीं मिला। सुनो, लेकिन उस बात को भी तो लपको, मणिपुर को तो लपक लिए, लेकिन संदेश खाली छोड़ दिए। उस पर आपका कोई बयान नहीं, राजस्थान पर कोई बयान नहीं। अभी झारखंड में हुई एक विदेशी महिला के साथ, उस पर आपका कोई बयान नहीं। बिल्कुल शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। मणिपुर में जितनी शर्मिंदगी हुई, उतनी शर्मिंदगी संदेश खाली के लिए भी हमें, उतनी शर्मिंदगी झारखंड में भी, और उससे झारखंड वाले मसले के लिए तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है क्योंकि वो विदेशी महिला के साथ हुआ। इस मामले तो वास्तव में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि हमारे भारत के ऐसे लोगों ने ऐसा करा। उन्हें तो मैं कहता हूँ सरेआम मेरे साथी हो तो भी मैं उन्हें लात मारूंगा साहब। मैं बिल्कुल कहता हूँ, चाहे वो कहीं के भी हो, कोई भी हो। महिलाओं की अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो मेरे घर का हो, मेरे परिवार का हो, चाहे वो जिस पार्टी की विचारधारा का मैं समर्थन करता हूँ उसका हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। और मणिपुर के मैं उतने खिलाफ हूँ तो उतना ही खिलाफ मैं संदेश खाली के लिए खिलाफ हूँ, और उससे ज़्यादा खिलाफ मैं झारखंड वाले इंसिडेंट के हूँ क्योंकि उसमें विदेशी महिला के साथ करा गया। विदेशी महिला के साथ अगर ये हरकत हुई है तो विदेशों में हमारी छवि खराब करने वाले जो लोग हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए। जैसे इस्लामिक देशों में कोड़े मार मार के सजा दी जाती है, पत्थर मार मार के सजा दी जाती है, वैसी सजा उन दो लोगों के लिए देनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में उन लोगों का समर्थन नहीं करता।
पर उस बारे में तो कांग्रेस और राहुल गांधी को आके बोलना चाहिए ना। जब मणिपुर में इतना प्रश्न पूछते हो तो झारखंड पर भी बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं? संदेश खाली पर भी जाओ, संदेश खाली भी जाके सहमत हूँ। मैं इस बारे में कोई डिफेंस नहीं करूंगा उनको, मैं इस बारे में उन्हें कोई डिफेंड नहीं करूंगा। मैंने साफ बोला, मैं इस बारे में उन्हें कोई डिफेंड नहीं करूंगा। अगर उन लोगों ने नहीं बोला तो इनकी गलती है, उन्हें इस बारे में भी बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। मोदी जी को बोलना चाहते कि नहीं मणिपुर के बारे में? मोदी जी बोले कैसे नहीं? जब संसद में गए तो सारे विपक्ष भाग गया, तो किससे बोलेंगे? वो हमेशा बोले हैं। अमित शाह जी को, गृह मंत्री को भी भेजे वहाँ पे, लेकिन वहाँ की जो लड़ाई है दो समुदायों के बीच का है, और वो धीरे धीरे जहाँ आग लगा हुआ है वो आग एकदम नहीं बुझाया जाता है, उसको धीरे धीरे। लेकिन उसको फिर भी कांग्रेस ने और गठबंधन ने तुल पकड़ाया, तो उसका परिणाम भुगत लिया कि इतने राज्य में चुनाव हुए, अगर इतना ही वो सही जगह वो वही होती तो उसका परिणाम कुछ तो मिलता। क्या मिला इनको? कुछ मिला? जो में हार गए वो नहीं, हार जीत देखिए तो चलती रहती है, वो हार जीत से इस फैसले का नहीं होता। रही बात, इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं उस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता कि मोदी जी ने क्या बोला और मोदी जी ने क्यों नहीं बोला और राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला। मोदी जी को दोनों मसलों पे बोलना चाहिए, राहुल जी को भी दोनों मसलों पे बोलना चाहिए। रही बात, जब हम कंपैरिजन करते हैं, मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी मात्र एक सांसद है। आप ये देखिए कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है और उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। राहुल गांधी जी बोले या ना बोले, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार में नहीं बैठे हैं। इन सब घटनाओं पे बोलने का सबसे पहला अधिकार सरकार का होता है। सरकार इन चीज़ों का विरोध करेगी, सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी। विपक्ष का काम लगातार सवाल उठाना होता है, मीडिया का काम सवाल उठाना होता है। मीडिया सवाल उठाएगा, जनता सवाल उठाएगी, सरकार पे विपक्ष सवाल उठाएगा ही उठाएगा, सीधी सी बात है। और रही बात, इन्होंने कहा मोदी जी 37 सेकंड का वो बोल के उसके बाद वो चुप हो गए। उसके बाद क्या जाके उन्होंने 37 सेकंड, सिर्फ 37 सेकंड, उसके बाद क्या जाके उन्होंने उनके हालचाल देखे, क्या उन्होंने बात करी? अब इन्होंने कहा जो राहुल गांधी जी भी कोई पद पे हैं, कुछ ना विपक्ष के तो हैं, वही आज उन्हीं के चेहरा पर नहीं, आज सुनो, उन्हीं के चेहरा पर में आप घूम रहे हो ना। जब राहुल गांधी को बनाओ, राहुल गांधी को बनाओ, तो तभी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी तीन ही विपक्ष में होते थे, तीन ही, और सारे साम्राज्य कांग्रेस का होता था। लेकिन देश की जो मूलभूत सुविधा है, जनमानस की जो सुविधा है, उसको सकारात्मक उठाते थे और सरकार नहीं मानती थी तो संसद से लेकर सड़क पर में करते थे प्रदर्शन, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश की जनता, जनमानस उस टाइम से मोदी जी के साथ, अटल जी के साथ, आडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ जुड़ता गया। और यही कांग्रेस है जो विपक्ष में होते हुए भी अटल जी को यूएनए में भेजा था, क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक था। आज का विपक्ष का सोच अगर सकारात्मक होती तो ये कांग्रेस की ये दुर्दशा, इनकी वकालत ये करते हैं, इनकी ये होती नहीं। इसलिए आपकी वकालत को सलाम, आप छोड़ दें इनकी वकालत। नहीं, ऐसा नहीं है, वकालत वाली बात नहीं है साहब, विचारधारा की बात है, वकालत वाली कोई बात नहीं। रही बात आपने कहा ऊपर और नीचे आने वाली बात, राजनीति है, देश है, परिवर्तन संसार का नियम है, गीता सार में भी साफ साफ लिखा हुआ है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, कोई आज ऊपर है, कोई आज नीचे है। 137 साल पुरानी पार्टी है, आप इतनी जल्दी सोचोगे वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। जनमानस में रची बसी पार्टी है, ऐसा नहीं है। आज मेरे जैसे उनके और हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों समर्थक आज भी मौजूद हैं। बीजेपी के भी समर्थक मौजूद है तो कांग्रेस के भी समर्थक मौजूद हैं। वो अलग बात है कि कभी उतार चढ़ाव आ गया। अगर आप इतनी बीजेपी को लोकप्रिय मानते हो तो बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं है साहब? दिल्ली में सीट नहीं है उसकी, पंजाब में क्यों नहीं है, कर्नाटका में क्यों नहीं है, तेलंगाना में क्यों नहीं है, तमिलनाडु में क्यों नहीं है, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है, साउथ के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में उनको स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं मिलता, झारखंड में नहीं है, हाँ जाहिर बात है, हरियाणा में वो जेजेपी के समर्थन से सरकार चलाती है, क्यों नहीं स्पष्ट बहुमत मिलता, बंगाल में नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस बात को आप कंपैरिजन करके चलोगे, अप डाउन हमेशा जिंदगी में आते हैं। आज आपके साथ अच्छा समय है, अगले दिन कभी बुरा भी आ सकता है और बुरा समय भी आता है, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोला। अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। उन जैसा नेता होना देश में बहुत मुश्किल होता है। विपक्ष के नेता होने के बावजूद बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने बाद में जब 2002 के गोधरा दंगे हुए थे, उन्होंने उनको सलाह दी थी मोदी जी को कि राज धर्म का पालन करो। वो मानता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी है। अगर बीजेपी आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पे चले, कट्टरता से हटके देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे, मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को मैं भी इज्जत करता हूँ, मैं भी सलाम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब प्रणब मुखर्जी को, क्या कहते हैं, सीताराम केसरी को, निजलिंगप्पा को, जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, संभाला, सब कुछ करा, पर आज वो लोग कांग्रेस से जब हट गए और ऐसे वैसे लोग कांग्रेस में आ गए, तब कांग्रेस पर भरोसा देश की जनता कैसे करेगी? जो कांग्रेस देश में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो हमेशा, ये सब कौन है? ये सब कांग्रेस की तो देन है। कैसे कांग्रेस पे भरोसा करेंगे लोग? भरोसा क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस पे? ये कहने के कैसे करें, कैसे क्यों नहीं कर रहे? मैं बार बार वही बात उठा रहा हूँ ना, 3 राज्यों में आज भी उसकी सरकार है। वोट परसेंटेज आप उसका देखो, 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को करीब करीब 19 करोड़ वोट मिले थे। जनता तो समर्थन कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि अभी पिछले आप इलेक्शन में भी देखें तो अगर जहाँ चलो 3 राज्यों में इसने अपनी सरकार गंवाई, लेकिन रही तो दूसरे नंबर पर ही।
ऐसा नहीं है ना कि लोग उसको समर्थन नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि 2 वोट उधर फालतू चले गए, आज लोगों का मन बदल गया। यही वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को लगातार दिल्ली में 15 साल सत्ता दी थी। यही आज दिल्ली के लोग हैं, पिछले 10 साल से केजरीवाल को बिठाए बैठे हैं। तो लोगों का तो मन बदलता रहता है, और मन बदलने में कोई नहीं, एक रात को ऐसी हवा चलती है कि अगले दिन पता चलता है कि सारे इलेक्शन का सिस्टम बदल गया। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर बीजेपी का एक आदमी कोई विरोध करता है। अभी बीजेपी ने जिसको टिकट दिया छीन लिया, किसी की आवाज नहीं निकली। आवाज क्यों नहीं आवाज निकलती? सुनो सुनो, ईडी का डंडा, आईटी का डंडा, सीबीआई का डंडा। बाकायदा अमित शाह जी का बयान था, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी फाइलें बंद नहीं हुई हैं, होल्ड पे डाल दी गई। सीधी सी बात है, हर एक को वो डरा के रखते, धमका के रखते, इसलिए उन लोगों की जबान नहीं खुलती। बस बिल्कुल ऐसी बात है सर। बीजेपी में अनुशासन है, एक अनुशासित पार्टी है, और वो अनुशासनहीन हो गई कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस का ये देश में दुर्भाग्य है कि वो अपनी अनुशासन के मुताबिक अपने नेताओं को बचा नहीं पा रहा है, रख नहीं पा रहा है। वो देश को क्या रखेगा? इसलिए देश की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती।